बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और ईरान जंग के हवाले से जो डेवलपमेंट है वो तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि आपको सितारों की चाल में क्या नजर आता है इस जंग के हवाले से, क्योंकि दोनों तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से भी, कि इस जंग में हम अभी तक हमारा पलड़ा भारी है और हम शिकस्त नहीं मानेंगे। और ईरान ने ये कहा है कि हम 6 माह तक भी जंग लड़ने के काबिल हैं। दूसरी तरफ से अमेरिका का ये क्लेम है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं हो जाती, हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं आती, हम भी कार्रवाई जारी रखेंगे। देखना ये कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो बताइएगा। लेकिन इस जंग के नतीजे में जो इम्पैक्ट आ रहा है माशी तौर पे, आपने एक पेशन गोई की थी बहुत पहले और आप काफी अरसे से कर रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस के हवाले से कि बहुत ऊपर जाने वाले हैं। वो इतने ऊपर चले जाएंगे, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान में एक ही दिन में 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया गया और हुकूमत ने अवाम से निचोड़ना होता सारा पैसा, अपनी अय्याशियों पे कोई कदर नहीं लगाई। क्रिटिसाइज ये भी किया जा रहा है कि ये अवामी हुकूमत क्योंकि है नहीं। किसी ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया, मेरा थोड़ा सा इब्तिदाइया लंबा हो गया लेकिन मैं ट्वीट जरूर बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने वोट बैंक का ना डर भी नहीं है, क्योंकि वोट बैंक तो उनके पास है ही नहीं। तो उन्हें डर किस बात का? उनको पता है जी हम हारे हुए हैं और हम जबरदस्ती लाके बैठाए गए हैं, तो उन्होंने जो चाहे कर रहे हैं, वो कोई उनको पूछने वाला है नहीं। अब सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, हमने देखा लोग लाइनें लग गई कतारों की, कतार गाड़ियों की। अब सवाल ये आपसे बनता है हमारा कि इसका आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं, आपने कहा था कि बहुत बढ़ जाएंगे, ये इतने ही रहेंगे या इससे ज्यादा आपको लगता है कि अभी और माशी क्राइसिस आ सकता है पूरी दुनिया में? और जंग के हवाले से भी डेफिनेटली जरूर बताएं कि इस जंग को आप कहाँ जाता देख रहे हैं। आसिम साहब, आप मुझसे शुरुआत में ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे पास कोई अच्छे जवाब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और मेरे ख्याल से आप एक और बात भूल गए जो मैंने आपको कहा था, शायद जनवरी के एंड में या फरवरी में कहा था कि पाकिस्तान में अप्रैल से बहुत ज्यादा महंगाई आने वाली है। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल के बाद से महंगाई का तूफान बहुत बड़ा आने वाला है और ये जो है हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि मसाइल कहीं और होते हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता ही आता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। और ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने अपना बैकअप प्लान कभी भी नहीं बनाया। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अभी तो ये अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शुरुआत है सर। कुदरती जो चेंजेस आई हैं वेदर में, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया है। अब असल में बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी बैकअप प्लान नहीं बनाया। वो बिल्कुल। करंट प्लान पे पूरा नहीं उतरते तो बैकअप प्लान तो दूर की बात है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी भी मौका है। ये जो कुदरती आफात का सिलसिला शुरू होने वाला है मई जून के बाद से, वो भी आपको बहुत तकलीफ देगा। और ये जो आपने पेट्रोल की बात की है, ये अनफॉर्चुनेटली आगाज है। मुझे ये प्राइजेस नहीं बताना कहां तक जानी है, लेकिन आप आगाज का मतलब आगाज ही समझे हमें। ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी, नो डाउट। ईरान सबके साथ जो है माजरत ख्वाह है और ये है वो है, बट जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इन चीजों से नहीं चलती कि आज इसने ये कमेंट दिया है, आज उसने ये ट्वीट किया है, आज इसने ये नई तहरीक चलाई है, इससे नहीं चलती प्लानिटरी पोजीशन। वो जो बता रही हैं वो बहुत खतरनाक है। और मैंने आपको फरवरी जनवरी में भी कहा था कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आने वाली है अप्रैल से। तो जी। अप्रैल से पहले ही ये तो महंगाई का तूफान आ गया। अब देखें, जबकि दूसरी जगहों पे मैं इतना इन टच नहीं होता हूं न्यूज से, मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूं। मैंने अभी तक नहीं सुना कि कहीं और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं या ऐसा कुछ हुआ है, बट जैसे मैं कहा है, मैं इतना इन टच नहीं हूं। एनीवेज, एनर्जी सेक्टर में बहुत क्राइसिस आना है, अभी कुछ भी नहीं आया सर। और इसीलिए मैं आपको पिछले साल से बोल रहा हूं, क्रूड ऑयल बहुत खतरनाक लेवल पे जाने वाला है, ये बात याद रखिए। ये जो जंग का आखिरी हफ्ता है, ये बड़ा डिसाइसिव है। अल्लाह करे आखिरी हो, मेरे मुंह से निकल आया है, अल्लाह करे आखिरी ही हो, क्योंकि इसके जो असरात हैं अभी पूरी दुनिया ने भुगतने शुरू करने हैं। अल्लाह करे ये आखिरी हफ्ता हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
मुझे ये जंग 14 तारीख के बाद काम डाउन, सेटल डाउन होती हुई आ रही है, क्योंकि जहां तक अमेरिका का सवाल रहा वो इसको सरवाइव नहीं कर सकता। और जो आपने पूछा जंग में कौन जीत रहा है, मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हारे हुए लोग हैं वो भी इस तरह से लड़ रहे हैं कि उनको उनके पास हौसला है 6 महीने लड़ने का। तो आराम से ईरान जो है विनर है, और वो रहेगा भी सही। लेकिन अगले 2 दिन ईरान में फिर बहुत ज्यादा तबाही मचेगी अनफॉर्चुनेटली। ईरान के लिए डिफिकल्ट है अगले 2 दिन। और फिर 12, 13, 14 जो मैंने आपको पहले भी डेट्स दी थी। बट अल्टीमेटली जो विनर होगा, जो एंड में इस जंग को जीतेगा, वो ईरान ही होगा। और ईरान ही सबसे ज्यादा सफर करेगा, बट इसको आराम से वो जीतेगा। मलिक साहब, आपने जो जो पेशेंट गोइयां की थी साल के आगाज पे, मैं उसका बिल्कुल ऐनी शाहिद हूं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपने की। मैं कहता हूं कि 80% से ज्यादा पेशेंट गोइयां आपकी दुरुस्त हो चुकी हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर किसी को इस बात पे शक है तो वो हमारे चैनल के ऊपर जाए, हमारी पिछली वीडियोस देखे। आपने जो जो बातें की थी बिल्कुल दुरुस्त साबित होती चली जा रही हैं। चाहे वो हमने शुरू में खान साहब के हवाले से की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के हवाले से की, जंगों के हवाले से की। आपने पाकिस्तान की जंग के हवाले से कहा था, वो भी हमने देखा अफगानिस्तान से शुरू हो चुकी। आपने महंगाई के बारे में कहा, पेट्रोल प्राइसेस के बारे में कहा। बहुत सारी है, मैं भूल भी जाता हूँ अक्सर बेशतर आपकी बहुत सारी चीजें मुझे बाद में याद भी आती हैं कि मैंने उसका जिक्र करना भूल गया। लेकिन मैं अब सवाल ही करना चाहता हूं आपसे, इसलिए कि आपने बड़ी गहरी नजर रखी है। आप डेली बेसिस पे इसको रीड भी करते हैं, पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो आप जरा मेरे देखने वालों को ये बता दें कि क्योंकि आपने कहा था कि ये जो दो ग्रहण लगे इनके असरात भी बहुत ज्यादा हैं। जी। तो आप जो कह रहे हैं कि आपकी दुआ है, ख्वाहिश है, लेकिन क्या रियलिटी भी है कि अगले एक हफ्ते में इसके जंग जो है काफी हद तक कम हो जाएगी, वरना आपको लगता है कि असरात जो है इसके अभी जंग को मजीद फैलाएंगे? देखिए सर, सोलर इक्लिप्स का जो असर होता है वो अगले सोलर इक्लिप्स तक रहता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स लगा था अभी 17 फरवरी को। और मैं आपको एक बात वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये नॉलेज के लिए है इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। सोलर इक्लिप्स जो होता है वो नॉर्मली हुकूमतों पे, लीडर्स पे, या एलीट क्लास के लोगों के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि उसमें सन की इन्वॉल्वमेंट होती है। सन इज अ किंग। ठीक है। जो लूनर इक्लिप्स होता है, जिसको चांद ग्रहण कहते हैं, वो हर इंसान के ऊपर असरात दिखाता है, लेकिन वो दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। और जब ये जंग के हालात बन रहे थे, मैंने आपको कहा था 28 से 3 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली 28 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ, और शहादतें आपके सामने थी। उसके बाद जैसे ही मून की इन्वॉल्वमेंट हुई, लूनर इक्लिप्स आया, दुनिया में एक टेंशन का माहौल बन गया। आपके सामने सबके ऊपर आ गया, देख लेना। अभी अभी पूरी दुनिया जो है परेशान है कि ये जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। और उसके बाद मैं अभी जहां पे लोगों की सोच नहीं जा रही, मैं आपको वहां का बता रहा हूं कि जैसे ही ये जंग अल्लाह करे कंक्लूड होगी, इकोनॉमिकल रिसेशन, फाइनेंस क्रैश, फाइनेंशियल मार्केट में क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश, ये सब चीजों के असर तो अभी आने हैं सर। तो इसीलिए मेरी दुआ है ये जंग जल्दी कंक्लूड हो। और देखें, ये जंग में कोई मेजर बड़े मुल्क आएंगे और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वरना ये रिजॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। आपने दूसरी बात की कि ये इस हफ्ते में, इस हफ्ते इसलिए बोल रहा हूं, और जो मैंने मैक्सिमम इसकी पीक गिनी है वो तकरीबन 14 मार्च है। 14 मार्च के बाद आप ये नहीं समझिएगा कि 15 मार्च को सब ऑल इज गुड, अब हम जा रहे हैं सब सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इसको जरा समझें। 14 मार्च के बाद इस जंग में शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और फिर आहिस्ता 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 15 अप्रैल तक इसको सेटल डाउन होना चाहिए। लेकिन 14 मार्च के बाद अगर खुदा ना खास्ता इस जंग में कंटिन्यूटी रही, या इसके अंदर यही शिद्दत बढ़ती रही, तो माजरत के साथ ये हम तीसरी जंग अजीम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिसका मुझे सिर्फ 1 से 2% तक का लग रहा है इस सब। लेकिन अल्लाह से दुआ करें, मैं यही बोल रहा हूँ। रमजान का महीना अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में मेरी तो ऐसे ही पहला रमजान हुआ है जिसके अंदर इतना क्यास बना हुआ है दुनिया में। तो अल्लाह करे हम आखिरी रोजों में भी दाखिल होंगे, तो अल्लाह करे, दुआ करें कि हम इस चीज से निजात पाएं।
लेकिन दुनिया एक बहुत बड़े क्रैश में जा रही है फाइनेंशियली तौर पे। और अगर ये क्रैश 14 के बाद आगे कंटिन्यू हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर। अरे साहब, आपने तो खौफजदा कर दिया है। सर मैं खौफजदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि दुआ करें कि हम इससे निकलें। क्योंकि देखें, आपने बताया पेट्रोल के प्राइसेस वहां बढ़े हैं, हमारे यहाँ पे भी बढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ पे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन गैलन पे तकरीबन 1-1.5 डॉलर ऊपर हुआ। जो अमेरिका में रहते हैं उनको पता होगा। लेकिन यहाँ वैल्यू है डॉलर की, तो वहां रुपीस में अगर 55 रुपए बढ़े बहुत होंगे, हमारे यहाँ पे भी डॉलर 1.5 डॉलर बढ़ गया। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था, कितने लोग आते थे हमारे वीलॉग में और यही कंटिन्यूस बोलते थे आपने कहा था जंग हुई नहीं, तो मैं शुक्र कहता था। आप भी जब मुझसे पूछते थे मैंने कहा सर अच्छी बात है नहीं हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामलात इतने खराब हो गए, अब देखें सब पे पर इफेक्ट आ रहा है। कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, लेकिन इफेक्ट सब पर आ रहा है। और बिल्कुल सही यही बात। वजह है कि ये चीजें मजीद खराब होती हुई अगर चलती नहीं तो बहुत खराब हो जाएगी। और ये बात ध्यान में रखें, एनर्जी सेक्टर अभी सेटल नहीं होने वाला। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर की नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। सवालात और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों के सवालात ले लूं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सवालात नहीं लिए, आपने शिकायत भी की है। माय नेम इज रेहाना यासीन, नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1976। और वो कह रही है मैं आपके रेगुलर व्यूअर भी हूँ। आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस विद वर्क विद एन एलिगेशन। उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं। इट इज बेटर टू स्टे एंड वेट टिल आई फाइंड अनदर जॉब और कैरी ऑन। ये अनफॉर्चुनेटली जो अगला साल आएगा आफ्टर मार्च, मतलब ये साल जो मार्च है उसमें आपको इमोशनल इश्यूज भी आएंगे। आपकी जिंदगी में बेहतरी 2027 के मार्च के बाद आएगी। बिल्कुल ठीक है। सीमा, अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सीमा समीना बेगम है, डेट ऑफ बर्थ इनकी 8 नवंबर 1989। मेरे हस्बैंड के 2 ईयर से सेपरेशन में है। मेरे हस्बैंड 2 ईयर से सेपरेशन में है, तो क्या डिवोर्स होगी? हम लोगों का सुलह होगा या नहीं? आप जिद में बहुत होती हैं, जायचा देखना पड़ेगा। लेकिन ये साल आपके लिए और भी मुश्किलात लेकर आएगा आफ्टर नवंबर। तो कोशिश करें अपने अंदर चेंजेस लाएं। 13 अप्रैल 1981 फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता दें। आपके मामलात मजीद खराब होने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली बी केयरफुल। 3 सितंबर 1977, मोहम्मद आसिफ सिद्दीक नाम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब खत्म होंगी? 2030 में जाके आप इम्प्रूव कर पाएंगे, उससे पहले ऐसे ही चलते रहेंगे मामला। दिसंबर 24 1990, 1990, रहीम रहीम आमिर अली नाम है इनका। यूएई में हूं पर जॉब नहीं मिल रही और फाइनेंशियली अनस्टेबल है वो। 2 दिसंबर 19। 2 दिसंबर नहीं, 24 दिसंबर 1990। दिसंबर। मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगले कुछ सालों में आपकी टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। 22/5/1985। फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है इनको। अगले साल से बेहतरी आएगी 2027 के मार्च के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।